हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास तक हम सेट्स के कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आज उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसके पहले हमने वेन डायग्राम भी डिस्कस कर लिया था, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एक सेट है ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और एक सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये दो सेट्स आपको दिए हैं, दोनों का यूनियन फाइंड करना है और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यूनियन में हमने क्या देखा था, हम लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुके थे। अब उसी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इसको हम वेन डायग्राम का यूज करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो हमने लास्ट क्लास में जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तब हमने देखा था कि ए यूनियन बी में वो सभी सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए कि हमने ए यूनियन बी निकाला, तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा। इसमें एलिमेंट्स है 1, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। अब 3 4 सेट ए में है और 3 4 सेट बी में भी है, तो अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि जो भी एलिमेंट्स है दोनों सेट में उनको केवल एक ही बार लेना है। तो 3 4 और फिर आपका आ गया 5 6। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब बात करते हैं यदि हम ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में भी है, 3 और 4। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 4। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे ये है सेट ए और अच्छा, पहले हम दोनों सेट में जो सभी एलिमेंट्स हैं वो एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि सेट ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए है और ये सेट है बी। ये पूरा क्या है, ये पूरा दोनों का यूनिवर्सल सेट, इसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए जैसे हमने लिखा कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 और ए इंटरसेक्शन बी में 3 4। तो सबसे पहले तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये सेट ए है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो 1 2, ठीक है। अच्छा, जो 3 4 है एक बार हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 और इसमें क्या है 5 6, ये तो दोनों में अलग अलग हैं। अब जो आपका है कौन सा एलिमेंट, 3 4 ए में भी है और 3 4 बी में भी है। मतलब हमें ए सेट ए में भी दिखाना है और सेट बी में भी दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये सेट ए का भी हिस्सा है और सेट बी का हिस्सा है। यदि हम एलिमेंट्स 3 4 को इस स्पेस में दिखा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेट ए में भी एलिमेंट्स हो गया 3, सेट ए का भी एलिमेंट हो गया 3 4 और सेट बी का एलिमेंट भी हो गया 3 4। तो हमारे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए, 3 4 5 6। तो ये जो आपका स्पेस है या ये जो पार्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और बाकी दोनों के यूनियन में क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। यूनियन मीन्स ये आपका सारा पार्ट, ये सारा पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन। ऐसे एलिमेंट्स, सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में अवेलेबल हो। बस ये है कि यूनियन में क्या होगा आपका कि कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। इंटरसेक्शन में क्या होगा, सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको समझ में आया कि यूनियन आपको दिया रहे, कोई भी दो सेट्स दिए हो, यदि हमें उनका यूनियन फाइंड करना है तो यू कैन फाइंड ए यूनियन बी। बस याद क्या रखना है कि दोनों सेट्स में के सारे एलिमेंट्स हों लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। और इंटरसेक्शन में आपको क्या याद रखना है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हो जो कि दोनों सेट में अवेलेबल हों, है ना। जैसे इसमें 3 4 सेट ए में भी अवेलेबल था, 3 बी में भी 3 4 है, तो वो दोनों का कॉमन पार्ट में आएगा। इंटरसेक्शन हो गया दोनों का कॉमन पार्ट में, जो भी एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। तो ये हुआ आपका
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसके बाद हम एक जरूरी बात है, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो एक टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या टर्म है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। जैसे मान लीजिए कि हमने एक हमारे पास एक सेट है ए। ये सारा सेट क्या है? ये तो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट है ए। तो हम कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए का कॉम्प्लीमेंट। इस साइन को हम क्या पढ़ेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट, और इसको इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ यू क्या है? यू है यूनिवर्सल सेट, है ना। यू क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस सेट ए। यू माइनस सेट ए मीन्स यूनिवर्सल सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में यदि हम ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा, हमारे पास एक यूनियन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं ये सारे। और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अच्छा देखिए, जैसे हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो यूनिवर्सल तो सारा ही है, ये सारा सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, ठीक है, 1 के बाद ए में कितने आ रहे हैं? 2 3 4। तो ये तो सेट ए हो गया 2 3 4, और पूरे यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6। अभी क्या हुआ कि ये सारा जो सेट ए है ये भी तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है। जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, मीन्स जो 2 3 4 है वो यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट है और साथ में सेट ए के भी एलिमेंट है। तो यदि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो ये जो आपका सारा पार्ट होगा, ये पार्ट एक्सेप्ट ए, मतलब उसमें आपका ए नहीं रहेगा, सिर्फ ए को छोड़ के जितना भी पार्ट होगा ये आपका क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? ए के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, ये जो ए है इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचे वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में यदि हम ए के एलिमेंट्स को छोड़ दें तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं हमारे पास बचता है 1 5 और 6। देख लीजिए, ए के एलिमेंट्स 2 3 4 को यदि हम निकाल दें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स बचते हैं? 1 5 6। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट याद रहेगा, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में आपके एलिमेंट्स बचते हैं वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखिए आगे, एक लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बताया था? डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ आपका एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2 सेट हैं ए और बी। ये हो गया सेट ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी फाइंड करने के लिए कौन सा पार्ट हम वेन डायग्राम के थ्रू हम कौन सा पार्ट दिखा सकते हैं कि ये ए माइनस बी है? ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो भी ए है आपका उसमें से बी के एलिमेंट्स हट जाएंगे। ए आपका क्या हुआ? ये सारा ए है आपका। अब इसमें से क्या करना है? जो भी बी है आपका, जितना पार्ट बी का है वो हट जाएगा। तो देखिए, ये जो इंटरसेक्शन वाला ये दोनों का कॉमन पार्ट है ना, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो ये पार्ट भी क्या हो गया? ये भी गया, क्योंकि ये तो बी का भी पार्ट है। तो ए माइनस बी में सिर्फ ये पार्ट आएगा, जितना शेडेड पोर्शन है ये आपका ए माइनस बी का हिस्सा होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स, 8 have taken mathematics but not economics. The number of students who have taken both mathematics and economics are
मतलब ये हुआ क्वेश्चन कि आपको टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, 8 ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने मैथ्स तो लिया है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है। तो आपको वो नंबर निकालना है, मतलब वो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों लिया हो। तो देखिए अभी जब हम डिफरेंस ऑफ साइड की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि आपके पास एक साइड है ए और एक साइड है बी। ए और बी जब आपके पास दो साइड थे, तो यदि आपको ए माइनस बी निकालना होता था, मतलब ये पार्ट यदि आपको निकालना है, तब आपको क्या करना होता था कि इस पूरे ए में से आपको क्या माइनस करना पड़ता था, इनका इंटरसेक्शन। पूरे ए में से इंटरसेक्शन क्या करते थे, माइनस, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो क्या है आपका, इंटरसेक्शन में बी के एलिमेंट भी शामिल हैं। तो यदि हमें इस पूरे ए में से बी हटाना है, तो इस पूरे ए में से इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम हटा देते थे, है ना। तो हम क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि जैसे हमारे पास ये हो गया सपोज एम मीन्स ऐसे बच्चे का सेट है जिसमें जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, और ये सेट हो गया आपका इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का। ठीक है, अब आपको बताना है, आपको निकालना क्या है, ऐसे बच्चे जो कि दोनों पढ़ते हों, मैथ्स भी पढ़ते हों और इकोनॉमिक्स भी। तो जब भी दोनों की बात आएगी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स की, जो कॉमन बच्चे हैं, कॉमन वर्ड आया तो आप कहाँ की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो आपको क्या निकालना है कि ऐसे बच्चे जो कि मैथ्स भी पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, मीन्स जो, तो ये किस पार्ट में होंगे इसमें, ये इस पार्ट में होंगे, ये वाला जो सेक्शन है इस पार्ट में वो बच्चे होंगे जो कि क्या पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं और साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम इसको एन से आगे रिप्रेजेंट करेंगे। एन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, है ना। तो जब भी इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, कॉमन स्टूडेंट्स की बात करें तो हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एम इंटरसेक्शन ई मीन वो बच्चे जो कि मैथ्स भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि और आपको क्या दिया है, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स कितना दिया हुआ है आपको, 12 दिया हुआ है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मीन्स मैथ्स तो लिया है लेकिन क्या नहीं लिया है, इकोनॉमिक्स नहीं लिया। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, मीन्स हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैथ्स जितने बच्चों ने मैथ्स लिया है उसमें से इकोनॉमिक्स वाले बच्चे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एन एम माइनस ई का वैल्यू हमको कितना दिया है, 8 दिया है। अब आपको फाइंड क्या करना है, एन एम इंटरसेक्शन ई आपको फाइंड करना है। तो देखिए, तो मतलब आप कॉमन सेंस से वन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टोटल मैथ्स में कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे, और फिर आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि 8 ने मैथ्स लिया लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ टोटल मैथ्स में 12 बच्चे हैं और केवल मैथ्स वाले कितने हैं, 8। तो यदि केवल मैथ्स 8 है तो 4 बच्चे कहाँ गए, 12 बच्चों ने मैथ्स लिया था ना। तो यदि 8 ने केवल मैथ्स लिया है और इकोनॉमिक्स नहीं लिया है तो वो 4 बच्चे कहाँ गए मैथ्स वाले, वो इस सेक्शन में आ गए। 4 स्टूडेंट्स कहाँ गए, दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में आ गए, मीन्स उन्होंने मैथ्स भी लिया हुआ है और साथ में इकोनॉमिक्स भी लिया हुआ है। क्या दिया था कि 12 बच्चे ऐसे हैं हु हैव टेकन मैथ्स। तो मैथ्स तो पूरा मीन्स ये जो आपका सर्कल है, ये जो पूरा सेट है, इसमें कितने बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आगे दिया है कि 8 हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो केवल ये वाला पार्ट है ना। अब भी डिफरेंस ऑफ साइड में बताया था ना कि जब आप, तो ये वाला पार्ट, ये कितने बच्चे हैं, 8, तो बाकी 4 बच्चे कहाँ गए जिन्होंने मैथ्स लिया, वो इस पार्ट में आ गए।